प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 12 के लिए हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट हमने विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में घनत्व के टॉपिक को प्रभावित करने वाले कारक यानी विश्व जनसंख्या पर जो घनत्व होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। और जो घनत्व है और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या जो कारक होते हैं, फैक्टर्स हैं, वो वितरण और घनत्व दोनों में लगभग समान रहते हैं। यदि प्रश्न वितरण से पूछा जाए तो भी आप इन्हीं बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घनत्व के रूप में भी यदि प्रश्न पूछा जाए तब भी आप इन्हीं बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए अपने उत्तर को सही ढंग से लिख सकते हैं। विशेष कोई अंतर नहीं आता, वितरण घनत्व लगभग एक जैसा ही है, बस परिभाषा के अनुसार उसको हम कुछ थोड़ा अलग समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों से शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से मैं फेसबुक पेज पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा करता हूँ, करंट नॉलेज अपडेट करता हूँ, ताकि स्कूली शिक्षा के साथ साथ आप कुछ करंट इशू पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। देखें कि करंट इशू क्या है, कैसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि आफ्टर 12th आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आना है और किस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरा जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक फॉलो अप कर सकते हैं, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। विषय सामग्री मैं वहाँ पर भी साझा करता हूँ। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जो भी अपडेट होते हैं वो अपडेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। कौन सी क्लास किस समय पर आ रही है वो भी आपको अपडेट वहाँ मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी जो भी हैं वो आपको YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम जियो प्लैनेट कॉर्नर के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो उससे जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसके माध्यम से ज्योग्राफी या भूगोल विषय जो है उसको मैं और रुचिकर ढंग से पेश कर सकूं, आपकी रुचि इसमें बनी रहे और आपको भविष्य में लाभ प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ घनत्व और वितरण का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या उसका प्रमुख कारण रहता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन। जैसे कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं कि कोई रीजन ए है,
अब इस रीजन ए में जनसंख्या का जो आकार है वो पहले 1000 लोगों का हुआ करता होगा या 10,000 लोगों का हुआ करता होगा। यह संख्या लाखों में हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन एक निश्चित समय में, निश्चित समय मतलब 1 साल के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में जनसंख्या एकदम से बढ़कर, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बात करूं कि ए रीजन जो है, यहाँ जनसंख्या पहले यहाँ 100 लोग रहते थे। कितने लोग? 100 लोग, केवल 100 पीपल यहाँ पर रहते थे, 100 लोग। लेकिन एक समय में यानी 10 वर्ष के अंतराल में यहाँ जनसंख्या बढ़कर हो गई 10 लाख, बढ़कर क्या हो गई 10 लाख। तो देखिए इंक्रीज हो गया ना, एकदम से जनसंख्या बढ़ गई। और एक निश्चित समय में, निश्चित समय कितना लगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष में जनसंख्या 10 लाख पहुंच गई। जहाँ पहले 100 लोग रहते थे या 1000 लोग रहते थे, वहाँ जनसंख्या आज 10 लाख पर पहुंच गई। तो एक निश्चित समय में, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जनसंख्या का बढ़ना, परिवर्तन आना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्लियर हो गया मैटर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का प्राय माना जाने लगा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या देखते हैं दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि ही हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो शब्द होता है वो ग्रोथ ही होता है, कि इस देश में इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई। वितरण और घनत्व ये थोड़ा पीछे चला जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस देश में 10 साल बाद इतनी वृद्धि हो गई, या इस क्षेत्र में 10 साल के बाद इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब ग्रोथ बढ़ रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है उसी में। अब उस वहाँ ग्रोथ होने का कारण क्या है? तो इस कारण पे प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो ग्रोथ कर रही है पॉपुलेशन, उसका परफेक्ट रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकता है। तो उन कारणों की चर्चा करेंगे। और भविष्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी बेस पे पूछे जाते हैं कि वहाँ वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं और कोई फेमस इंस्टीट्यूट है, तो आप उस फेमस इंस्टीट्यूट पे क्यों जा रहे हैं? क्या क्वालिटी है? क्या वहाँ फ़ीस कम है? क्या वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी है? क्या वहाँ जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे लेवल के टीचर हैं? मटेरियल जो है वो अच्छा प्रोवाइड हो रहा है? आप वहाँ अच्छा समझ पा रहे हैं? तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और यही कारण है कि किस कारण से वहाँ जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास कर रही है, तो वही उस क्षेत्र में वृद्धि कर रही है, और वही उसका वितरण बनेगा और वही उसका घनत्व बनेगा। तो तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक के हैं। एक के बढ़ने से दूसरे तीसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो वृद्धि हो, वितरण हो या घनत्व हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन इसे कुल संख्या के रूप में मापा जाता है। मतलब कितना घटा है और कितना बढ़ा है, ये ध्यान नहीं देकर हम क्या ध्यान देते हैं कि कुल संख्या कितनी हो गई। आज वर्तमान में, यानी हम यूँ देखें कि भारत में 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है, पहले सबसे पहले 2001 में जनगणना हुई। उस समय भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। फिर 2011 में जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। अब भारत की जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश, जैसे आपने देखा कि 2020 में कोरोना वायरस या कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई, एक चरण भी इसका लगभग पूरा नहीं हो पाया। तो अब जो जनगणना का जो डेटा हमें मिलेगा वो 2022 में मिलेगा, क्योंकि अब ये 2020 लगभग अंतिम महीने इसमें हैं, 2 महीने लास्ट हैं। उसके बाद 2021 में जब कोरोना काल लगभग सामान्य हो जाएगा, तो ये जो जनगणना का जो कार्य है वो पुनः प्रारंभ होगा। और जनगणना का कार्यक्रम जब पुनः प्रारंभ होगा तो हमें उसका जो फाइनल डेटा जो मिलेगा 2022 में मिलेगा। तब हमें पता चलेगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की 2001 में जनसंख्या 102 करोड़ थी। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। और यदि आज हम वर्तमान में चर्चा करें, 2019 और 20 का हम डेटा देखें, तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग
138 करोड़ है, लगभग 138 करोड़ के लगभग अप्रोक्सीमेट इतनी जनसंख्या हम मान के चल सकते हैं। लेकिन फाइनल डेटा हमारे पास 2022 में ही उपलब्ध हो पाएगा, एक्चुअल डेटा कि इतनी हमारे पास जनसंख्या है। ठीक है, तो धनात्मक कितना बढ़ा है, ये जनसंख्या कितना घटा है, तो वृद्धि में ये नहीं देखा जाता, जबकि वृद्धि में केवल ये देखा जाता है कि संख्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ग, ये वर्ष है, अथवा जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है। जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि 2011 में जनगणना, ये जनगणना का वर्ष 2011, 2001, मैंने बताया आपको 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़, राउंड फिगर में हम बात कर रहे हैं, और 2001 में जो जनसंख्या थी वो थी 102 करोड़। यदि हम इसको माइनस करें 121 करोड़ जनसंख्या को 102 करोड़ से, तो हमारे पास निरपेक्ष वृद्धि आती है 18.3, यानी 18.3%। ठीक है, और यदि हम ये देखें कि कितना प्रतिशत बढ़ा है या कितना प्रतिशत घटा है, तो हम ये पाएंगे कि 18.3 भाजक 102.7 करोड़ जनसंख्या जो हमारी विगत वर्ष की थी, यानी कि 2011 की तुलना से 2001 में जो थी, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में काउंट करना है। ये तो हमारे पास निरपेक्ष वृद्धि आ गई, लेकिन परसेंटेज में काउंट करें तो परसेंटेज में काउंट करके कितना मिलता है हमें, 17.81%। इसका मतलब ये हो गया पिछले 10 वर्षों में 2001 से 2011 में जो प्रतिशत रहा जनसंख्या का वो 17.81% रहा। ठीक है, तो प्रतिवर्ष, तो ये प्रतिवर्ष दर कितना रहा, तो प्रतिवर्ष निकालने के लिए हम 10 का भाग उसमें दे दें, 17.81% में 10 का भाग दें, तो हमारे पास 1.78%, यानी कि 1% या यूँ कह लें लगभग 2%, राउंड फिगर में लगभग 2% की वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या वृद्धि करती है, 2% के आधार पर, यानी एक वर्ष में लगभग 2% जनसंख्या हमारी वृद्धि कर रही है। तो अब देखिए, एक सिंपल सा मेथड हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो अभी नवीनतम आंकड़ा वो नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। 2001 में 102 करोड़ जनसंख्या है। अब हम एक नया चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना परसेंटेज होगा और निरपेक्ष वृद्धि कितनी होगी। मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ वर्ष 2019-20 है, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे 138 करोड़ जनसंख्या हमारी वर्तमान में हो गई है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्रैक्टिस के अनुरूप निकाल रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कितना हमारे पास निरपेक्ष वृद्धि आ रहा है और कितना परसेंटेज से हमारी ग्रोथ रेट चल रही है। और यहाँ हमारे पास पुराना आंकड़ा 2011 का आंकड़ा है और 2011 का आंकड़ा 121 करोड़ जनसंख्या है। लेटेस्ट 2019-20 की जनसंख्या 138 है। 2011 की जनगणना जो हुई उसमें हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है। तो आपको इससे इसको माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, निरपेक्ष वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो आप माइनस करके बताएंगे मुझे कि निरपेक्ष वृद्धि कितनी आई। क्लियर। फिर देखिए यहाँ जो फॉर्मूला आपको अप्लाई किया हुआ है, यहाँ जो फॉर्मूला आपके सामने अप्लाई किया गया है कि जो भी निरपेक्ष वृद्धि आएगी उस निरपेक्ष वृद्धि को आप यहाँ रखेंगे ऊपर, जितनी भी आती है 15, 16, 17, 18 पॉइंट में जो भी आती है वो आप उसको ऊपर रखेंगे। और नीचे आप क्या रखेंगे, विगत वर्ष, यानी विगत मतलब जो अब हमारी जनगणना हुई थी, तो विगत वर्ष जिस समय हमारी जनगणना हुई, तो किस समय जनगणना हुई थी, 2011 में, क्योंकि 2001 की तो हम पहले काउंट कर चुके हैं, तब तो ये आंसर आ रहा है। यहाँ तो रखना है आपको निरपेक्ष वृद्धि 2021, 2011 और 2021, यानी आज वर्तमान में देखें 2019-20 का हम डेटा हमारे पास है 138 करोड़ जनसंख्या।
उसको आप माइनस करेंगे तो निरपेक्ष वृद्धि आ जाएगी। उस निरपेक्ष वृद्धि को आपको यहाँ रखना है। और यहाँ 121 करोड़ जनसंख्या, यानी 121 आप ऐसे रख लें, 121 यहाँ रखें और इंटू 100 करें, तो जो भी आपको मिलकर आए, जो भी आपको यहाँ पर मान मिलेगा वो प्रतिशत में मिलेगा। किस में मिलेगा? प्रतिशत में। तो आप मुझे बताएंगे जो भी प्रतिशत में मान आएगा उसको 10 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष में हमारी जनगणना हो रही है। 2011 में, 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई, फिर 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी इस कारण, कोरोना काल के कारण हम जनगणना नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 10 का भाग लगाएंगे, इसमें जो भी आपके पास प्रतिशत आएगा उसमें आप 10 का भाग लगाएंगे, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रत्येक वर्ष में, यानी 2011 से लेकर 2019-20 तक प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या जो वृद्धि है वो पहले के अनुपात में घटी है या कम हुई है। क्लियर हो गया ना आपको? घटी है या कम हुई है, ये हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि 2001 से लेकर 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 और फिर 2021 के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से आंकड़ा मिल रहा है। यानी 2011 2001 से हम निकाल रहे हैं तो हमें आंकड़ा मिलता है कि एक वर्ष में, डेटा जो मिल रहा है, एक वर्ष में हमारी जो वृद्धि दर है वो 1.78% है। तो यदि हम यहाँ इसमें कैलकुलेशन करेंगे, आज 138 करोड़ जनसंख्या के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लेकर करते हैं, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हमारी चल रही है इसका हम अनुमान लगा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी हम मशक्क़त क्यों करें? तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है आपसे, किसी भी प्रश्न को बना लिया जाएगा कि इस देश में 2011 में जनसंख्या इतनी थी और 2021 में बढ़कर जनसंख्या इतनी हो गई, या 2021 में जनसंख्या इतनी हो गई, तो इसकी निरपेक्ष वृद्धि दर कितनी रही? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही। तो ये आपको पता चलना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे बेस्ड होगा और आपको कैसे रखना है, क्योंकि जब तक आप निरपेक्ष वृद्धि नहीं निकालोगे आप इसकी वार्षिक दर नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, जो प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं वो आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको निरपेक्ष दर आपको पता होना चाहिए किसको किस में से घटाना है, फिर उस निरपेक्ष जो दर है उसको कहाँ पर, किस फॉर्मूले में कहाँ पुट करना है, और फिर उसको हम किस प्रकार से, उसकी वृद्धि दर, जो वार्षिक वृद्धि दर हम निकाल रहे हैं वो किस प्रकार से निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो पूछने की पुनः संभावना है। तो आपको ये कर लेना है, समझ लेना है। एक दो क्वेश्चन आप अपने ढंग से भी कर सकते हैं। कोई भी सपोज मानकर, एक्स मानकर आप यहाँ डेटा लिख सकते हैं और आप निकाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे दोनों के आंसर देंगे, इसकी निरपेक्ष वृद्धि क्या हुई, कितना प्रतिशत, और यदि 10 वर्ष के आधार पर देखें तो प्रति वार्षिक दर जो है वो, प्रति वार्षिक वृद्धि दर कितनी हमें प्राप्त होती है, वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि। अब हम विश्व जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई थी। जो प्राचीन काल था हमारा, उसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय सुविधाएं केवल जंगलों तक या छोटे गांवों तक ही सीमित थी। परिवार छोटा था तो आवश्यकताएं छोटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, लोग गांवों में और अधिक बसने लगे, गांवों से धीरे धीरे डेवलप होने लगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय डेवलप हुए। क्योंकि पहले जो व्यवसाय था वो प्राथमिक व्यवसाय था, उसकी अध्ययन हम आगे करेंगे। खेती, पशुपालन, आखेट, संग्रहण, ये ऐसी स्थितियाँ, ऐसे व्यवसाय उत्पन्न थे। लेकिन समय के साथ साथ व्यवसायों का जो प्रकार है, व्यवसायों का जो रूप है, वो भी परिवर्तित होता चला गया। तो अंततः हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या फिर बढ़ने का कारण क्या हुआ कि सभी तरह से विकास हुआ, चाहे वो मानव को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आवश्यकताओं को लेकर हो, और विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां रही है वो उनका विकास होता रहा और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। विषम जलवायु प्रदेशों में धुमक्कड़ी जीवन व अल्प पोषण आदि की उत्तरदायी माना गया, कि जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं जहाँ जलवायु अनुकूल नहीं है, ये हम पढ़ कर आ चुके हैं पहले। हमने इसको
आपको याद हो अच्छे से कि हमने प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा है। तो जहाँ जलवायु विषम है, सम नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियों में लोगों का जीवन धुमक्कड़ है, एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। वहाँ पोषण स्तर भी प्रॉपर नहीं है, खाने की खाद्य सामग्री प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ जीवन फिर कुछ अलग सा देखा गया है। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन व पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। तो मानव ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया, ठीक है, घरेलू स्तर पर खेती बाड़ी कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे एक डेवलपमेंट शुरू हो गया, एक डेवलपमेंट फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा, और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे फिर जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। तो हम क्या देखते हैं कि निश्चित समय में पोषण प्राप्त होने लगा, न्यूट्रिशन लोगों को मिलने लगा, लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने लगी, तो धीरे धीरे फिर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती चली गई। किसी भी क्षेत्र में हो, यदि किसी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ जलवायु प्रॉपर आवास, प्रॉपर पोषण वहाँ स्तर मिल रहा है, विभिन्न सरकारी योजनाएं वहाँ उनको मिल पा रही है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या बढ़ती चली जाती। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई है, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने के लिए क्षमता विकसित की। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग जो भाग है वो डेवलप होता चला गया। करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या रही, यानी ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग ये काम हुआ। टाइम टू टाइम जनसंख्या में वृद्धि होती गई। टाइम टू टाइम जनसंख्या हमें अलग अलग ट्रेंड से देखने को मिली। कभी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ गई, कभी जनसंख्या जो वृद्धि जो उसकी दर थी वो थोड़ी कम हो गई। तो ये ट्रेंड्स अलग अलग चलता रहा। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रामाणिक सा है, यानी कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाता। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती थी, कि अनुमान के आधार पर हम जनसंख्या का ट्रेंड देख रहे हैं कि इस रीजन में जनसंख्या जो है वो इतनी पाई जाती है, या इस पर्टिकुलर रीजन में जनसंख्या इतनी पाई जा रही है। तो कहीं पर भी हमें एक जो ट्रेंड है वो एक साथ देखने को नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, तथा तब पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार ही थी, ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम के अनुसार विभाजित किया जाता है। तो ये अलग अलग कालों के अनुसार विभाजित किया गया, अलग अलग ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देखते हैं। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह व आर्केड व्यवस्था का माना जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों क्या हुआ था कि भोजन संग्रहण, कि भोजन को हम किस तरह से संग्रहण कर सकते हैं, या आर्केड की व्यवस्था को हम देखने को मिलता है। आर्केड एवं भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था। महाद्वीपों पर बर्फ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। इस समय के अनुसार लोग अन्य महाद्वीपों वाले जो हिस्से हैं, अफ्रीका जैसे ऑस्ट्रेलिया रीजन हो गया, दक्षिण यूरोप रीजन हो गया, तो यहाँ धीरे धीरे मानवीय विस्तार होता चला गया, मानव बसते चले गए। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहा करते थे, ठीक है, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए। तो जनसंख्या जो ट्रेंड आ रहा है वो धीरे धीरे परिवर्तनशील है। जिस तरह से विकास होता जा रहा है तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। किसी भी क्षेत्र की यदि हम बात करें, जैसे हम तुलना करें एक शहर की दूसरे शहर से, यदि एक शहर मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक प्रमुख शहर ले लिया जैसे आगरा, ठीक है, और उसी के उपरांत हमने कोई एक छोटा शहर ले लिया, जैसे हम छोटा शहर ले लेते हैं जयपुर। तो आगरा और जयपुर की यदि हमें जनसंख्या की तुलना करनी पड़े तो हम ये देखेंगे कि जयपुर के पूरे कॉरिडोर में, यानी जयपुर के आसपास का जो रीजन है
वहाँ पर ट्रेंड कैसा है, जनसंख्या वहाँ किस प्रकार से बढ़ रही है, या वहाँ क्षेत्र कैसे हैं, डेवलप है या अनडेवलप्ड है। ठीक है, यदि वो डेवलप्ड है और ट्रेंड जो है वो जयपुर की तरफ ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन वो अनडेवलप्ड है, विकासशील नहीं है, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर जैसे आगरा की हम बात करें तो आगरा के आसपास का रीजन जो है वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, डेवलप्ड होने के नाते उस शहर में जाने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड हो रखा है। ठीक है, तो वहाँ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ से जाते हैं, ठीक है, रोजगार के पर्पज़ से जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे बसना शुरू करती है। और ये फैक्टर्स यदि नहीं होते हैं तो वहाँ उस रीजन पर्टिकुलर में जनसंख्या निवास नहीं करती। उसके बाद हम आगे देखें, जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में हमें भी ट्रेंड कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे अब भी बढ़ रही थी। तो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भाग में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ तो लोगों ने कृषि कार्य और पशु को पालने का जो ट्रेंड था वो प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था और नदियाँ, घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं की हम बात करते हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी घाटी की सभ्यता हो, ये सभी जो सभ्यताएं हैं ये नदी घाटियों के आसपास उस रीजन में डेवलप होती चली गई जहाँ कृषि का क्षेत्र बन पाया, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, यह नदी के आसपास का जो रीजन है वो उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियाँ नवीनतम खादर प्रकार की जो मिट्टी होती है वो लेकर आती हैं और मैदान का निर्माण करती रहती है। और ऐसी परिस्थिति में जो कृषि या जो कृषि के लिए जो मृदा चाहिए वो बहुत उपयुक्त हो जाती है और वहाँ कृषि का जो उत्पादन होता है वो बहुत अधिक होता है। और जब ऐसी एक्टिविटी अधिक होती है तो फिर इससे क्या होता है, एक प्रकार से गैदरिंग होना शुरू होती है, लोग वहाँ की तरफ आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब देखिए दोस्तों, कृषि का कार्य के साथ साथ जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, बहुत सारे रीजन डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, कृषि के साथ साथ परिवहन का, खनन क्रिया का, औद्योगिक गतिविधियाँ, ये जितने भी हैं ये ट्रेंड सब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो फिर क्या होता है, जनसंख्या धीरे धीरे और ग्रोथ करती जाती है। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। तो उस समय की हम बात करें तो विशेषकर जैसे हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम चर्चा करते हैं, मिस्र की सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो उस समय वहाँ पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग आज की तुलना करें तो काफ़ी कम था। लेकिन हाँ, ये देखें तो जनसंख्या अधिक थी। ठीक है, पहले की तुलना जो पूर्व काल था, प्रागैतिहासिक काल था, उस समय की तुलना हम प्राचीन काल से करें तो जनसंख्या अधिक है। लेकिन आधुनिक काल की चर्चा करें तो जनसंख्या और कहीं अधिक, कहीं मतलब अनुमान से भी अधिक है। तो उसका पीछे कारण क्या है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, चाहे वो एशिया महाद्वीप के देश हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के, कुछ अफ्रीका महाद्वीप के देश, सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप महाद्वीप के देश, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश, इन्होंने एक नया ट्रेंड लिया। और नया ट्रेंड क्या था, डेवलपमेंट, कि इन्होंने हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में इन्होंने डेवलपमेंट किया। और डेवलपमेंट के कारण ही वहाँ जो जनसंख्या का ट्रेंड एकदम से हाई लेवल पे चला गया। उसका कारण क्या रहा, विकास। तो जिस क्षेत्र में यदि विकास होता है तो फिर जनसंख्या वहाँ पर मूव कर जाती है। यदि आप अपने शहर को भी देखें तो आज से लगभग 5 से 7 साल पहले जनसंख्या या वहाँ जो दबाव जनसंख्या का था वो कुछ अलग था। लेकिन वर्तमान में यदि आप देखें तो अपने शहर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखें, मुंबई को देखें, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो इनका ट्रेंड भी कुछ अलग हो गया। लोग यहाँ पर रोजगार के लिए, लोग शिक्षा के लिए, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सरकारी योजनाएं प्राप्त करने के लिए,
और अन्य ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे उद्योग हो, उसमें काम करने वाली लेबर हो, एक उद्योगपति हो, तो ये धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो चलता है और जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। अब प्राचीन काल से हम आगे चलें, तो प्राचीन काल से हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मध्यकाल का समय आता है। और मध्यकाल में क्या होता है कि इतिहास की दृष्टि से ये 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। और 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। ठीक है, इस समय जनसंख्या वृद्धि की जो गति थी अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। ठीक है, देखिए इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि कुछ देश डेवलप हो रहे थे, या यूँ कह लीजिए कुछ देशों में आंतरिक झगड़े हो रहे थे। तो यहाँ पर जो मंद गति रही उसका कारण ये था। ठीक है, मंद गति का कारण ये था कि देश गुलाम भी हो रहे थे, कहीं पर आपत्तिजनक जो यूँ कह सकते हैं कि दबाव स्वरूप उनसे कार्य कराया जाता था। ठीक है, तो कुछ कारण ये भी रहा, और ये भी हो सकता है कि दो देशों के मध्य कुछ आंतरिक गृह युद्ध चल रहा हो, आंतरिक युद्ध चल रहे हो, तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि वहाँ लोगों की जो जनसंख्या है वो वृद्धि नहीं हो रही हो, या वहाँ जो गति है वो मंद रही हो, एक कारण ये भी हो सकता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। तो इस काल में हम ये देख रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति, सूखे जैसी स्थिति या कोई महामारी जैसी स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई हो, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, और जनसंख्या का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट कम रहा। अब देखिए आधुनिक काल की बात करते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी में बढ़कर 72 करोड़ हो गई, और धीरे धीरे हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि लगभग 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। तो ट्रेंड देखिए आप, जनसंख्या का जो वृद्धि हुई है वो अकॉर्डिंग टू टाइम एक ग्रोथ लेवल की तरफ चली गई। तो इसका प्रमुख कारण क्या रहे हैं वो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके प्रमुख कारण क्या रहे। देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण रहा वो था मृत्यु दर में गिरावट। जो मृत्यु दर थी, लोगों के मरने की जो दर है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण रहा। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, हैजा था, पीलिया था, ठीक है, और भी अन्य डिजीज़ थी। उन डिजीज़ों पर हमने क्या, बीमारियों पर हमने क्या किया, हमारे चिकित्सक लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने कार्य किया, वैक्सीन बनाई, ठीक है, टीके लगाए, जिसके माध्यम से उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। मेडिसिन्स के माध्यम से हम जिस व्यक्ति की एक सामान्य जो आयु थी वो लगभग अब बढ़ गई है। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि पहले के समय में युद्ध भी अधिक हो रहे हैं। ठीक है, पहले के समय महामारी जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। अब लोग थोड़ा अवेयर भी हो चुके हैं, और हमने क्या किया, महामारी जैसी जो बीमारियां वगैरह जो होती थी उन पर भी हमने कंट्रोल कर लिया। दूसरा, हालांकि इससे विकास करने के साथ साथ कुछ बदलाव तो आए हैं, सेहत पे हमारा असर तो पड़ा है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ ने इतना अच्छा कार्य किया कि काफ़ी हद तक हम उस चीज़ को, जो व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है और शायद अब उसका कह सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हमने उसको किसी ना किसी कारणवश से उसको वापस पुनः बचा लिया। इसका मतलब ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अधिक प्रबल हो गई है, तो इस कारण से मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, तो विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई। यांत्रिक एवं गहन कृषि, सिंचाई सुविधा के विस्तार, उन्नत खाद्य बीज का उपयोग हमने करने लगे। लोग जहाँ भुखमरी जैसी स्थिति होती थी वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली। हालांकि यदि हम सर्वे करें तो भुखमरी जैसी स्थिति हमें देखने को आज भी मिल सकती है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया है। हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, वो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किए हुए हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ों को लेकर आती है और जनता को चीज़ देती भी है। लेकिन उसका सीधा फ़ायदा मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन यदि हम एक पूरे विश्व स्तर पे देखें तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी रही। औद्योगिक विकास रहा,
औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ। और जब विकास होता है तो दोस्तों मैंने बताया है कि ये जो सभी चीज़ें हैं औद्योगिक क्रांति में खनन क्रिया, ऊर्जा, उत्पादन, तो लोगों को रोजगार मिलता है। और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र में डेवलप हो जाती है जहाँ जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश वहाँ उद्योग हो गया, कोई उत्पादन अधिक हो रहा है, कोई परिवहन गतिविधि अधिक है, व्यापार की टेक्निक की गतिविधियाँ अधिक है, तो फिर वहाँ धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो वहाँ लोग बसना शुरू करते हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती है। वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति, नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक व सुविधापूर्ण से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो वैज्ञानिकता जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से, नवीन आविष्कारों के माध्यम से मानव का जीवन जो है वो आरामदायक हो गया। आज हम मोबाइल पे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जितना अधिक होगा तो धीरे धीरे वो चीज़ें आगे की ओर बढ़ती जाएगी और जो जनसंख्या को या जनसंख्या वृद्धि को एक प्रकार से और आगे एक स्टेप, एक कदम और आगे बढ़ाती जाएगी। शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ। जैसे मैंने कहा पहले के समय में गृह युद्ध चल रहे हैं, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक ही महाद्वीप के होते हुए, लेकिन अब वो चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। और जब कंट्रोल हो गई तो लोग युद्ध में नहीं जा पा रहे। ठीक है, युद्ध में जाएंगे तो विपक्ष पक्ष सब दोनों एक दूसरे के वार करेंगे तो मर रहे हैं, लोग मरते भी हैं। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल समाप्ति हो गई है, तो उस पर रोक लग गई, तो वो चीज़ें जो है वो अब यहाँ आकर जनसंख्या वृद्धि का एक प्रारूप बन गया। उसके अलावा हम देखें दोस्तों तो इसमें बहुत सारा ट्रेंड अलग अलग रहा कि प्रवास का भी एक प्रमुख कारण हो सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, एक देश से दूसरे देश की ओर, तो सभी चीज़ें के लिए, उद्योगों के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, विकास, ये इन सभी चीज़ों के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आते और जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो इसलिए भी वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। तो ये ट्रेंड रहा कि 1650 से लेकर 1750 में एशिया और यूरोप में जनसंख्या साधारण वृद्धि हुई। सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में देखने को मिली। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी तक जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई है। पिछले 80 वर्ष में एशिया की जनसंख्या दोगुनी हो गई है और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई। तो जनसंख्या में देखिए कितना बड़ा फेरबदल हुआ है, कितना बड़ा ट्रेंड आया है। उसका प्रमुख कारण क्या रहा, ये कि विकास, हमने, हर देश ने विकास किया है, हर महाद्वीप के देशों ने विकास किया और विकास के कारण ये चीज़ें बिल्कुल एक नए ट्रेंड, एक नए लेवल पर आकर खड़ी हो गई। जनसंख्या पिछले सब महाद्वीपों में समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या है, परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दी में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई है। बहुत बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ व्यापार की दृष्टि से देखें जाए, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा देश है जो नौकरी भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, तो यहाँ विकास कार्य भी चल रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ जनसंख्या बहुत तेज गति से डेवलप हो रही है। दक्षिण अमेरिका में 14 गुनी हो गई है। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है जो केवल 3 गुनी देखी गई है। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या समस्या और समाधान, बहुत ही इजी पॉइंट है। जनसंख्या समस्या क्या है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये नॉर्मली है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को हम अलग से समझेंगे जब तक हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जनसंख्या समस्या और समाधान। पहले हम बात कर लेते हैं समस्या क्या है। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, बहुत तेज़ गति से जनसंख्या का बढ़ना, ये एक प्रकार से क्या है, हमारे लिए हानि है, नुकसान है। वर्तमान काल में संसार की अत्यंत तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी, तो ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक है और ये हमारे लिए लाभ की जगह हानि का एक सौदा है। सीमित संसाधन है, जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या का भरण पोषण हम कर पा रहे हैं उसकी मात्रा निश्चित है। यदि
संसाधन हमारे पास नहीं होंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी, भूखमरी जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। लोग एक दूसरे के लिए किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वितरण संकेंद्रित है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है, केवल थोड़े से भाग में ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 थल खंड पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें चीन है, जापान है, कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, ये एशिया के ऑलमोस्ट सभी भूभाग आ गए, देश आ गए। बिना बसे भूभागों पर में निराशा। पृथ्वी के बिना बसे भूभागों में क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है, जहाँ मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। कुछ वीरान क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, तो एक ही क्षेत्र में दबाव अधिक है, और जब एक ही क्षेत्र में दबाव अधिक होगा तो समस्त संसाधन समाप्त से हो जाएंगे और जनसंख्या फिर भुखमरी और फिर अन्य क्षेत्रों के लिए समाप्ति होती चली जाएगी। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रदेश में भुखमरी फैल जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर नीचे गिर जाता है, बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है, जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। तो ये सभी कारण जो है जनसंख्या समस्या के कारण बनते हैं। उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इन समस्याओं को हम किस तरह से निजात पा सकते हैं, समस्या का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। तो भौगोलिक संसाधनों को अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, कि जो भी हमें भौगोलिक संसाधन हमें मिले हैं उनका हम उचित उपयोग करें, अनुकूलतम उपयोग करें, उतना ही उपयोग करें जितना हमें ज़रूरत है। लेकिन आज हम उसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जल हम क्या करते हैं कि हमें मिल रहा है कम, हमें उसका चार्ज देना पड़ रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं वेस्ट करते जा रहे हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। और आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जहां हमें जल के लिए बहुत अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है। बिजली को आप देख सकते हैं कि बिजली को हम क्या कर रहे हैं कि व्यर्थ गंवा देते हैं। हम एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में बैठे हैं तो एक हाथ में आप मोबाइल भी चला रहे हैं, दूसरा हाथ में आपके टीवी का रिमोट है, टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो भी मोबाइल चला रहा है। तो हम क्यों ना करें कि एक समय में हमें एक चीज़ का उपयोग करें ताकि काफ़ी चीज़ें हमारी बची जा सके। या जैसे हम कभी कहीं चले जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम पंखे लाइट वगैरह जो भी होती है हम उनको ऑन करके छोड़ जाते हैं। तो ये हम सबकी प्राथमिकता है कि हम सबको इसको ध्यान में रखना है, इसको बचाना है, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी जनरेशन आ रही है उनको भी इनका लाभ प्राप्त हो, यदि हमें उन्हें अच्छा फ्यूचर देना है तो। अदरवाइज़ हम ही कंजप्शन करना शुरू कर देंगे, हम सोचेंगे हम ही लास्ट है, तो फिर आगे वाली पीढ़ी के लिए संसाधन मौजूद नहीं होंगे, और यदि होंगे भी तो कितने महंगे होंगे उसका वैल्यू वही पता कर सकते हैं। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधन, इनकी हमें और अधिक मांग हमारी रहेगी और इन्हें समाधान करना पड़ेगा। खनन उद्योग और उत्पादन पे हमें क्या करना, नियंत्रण भी आवश्यक है, क्योंकि हमें उतना ही उपयोग करना जितना हमें आवश्यक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, चाहे हम परिवहन की बात करें, एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो उनके पास 5 व्हीकल मिलेंगे, 6 व्हीकल मिलेंगे, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम उन पर कंट्रोल करें, और कंट्रोल करेंगे तो पेट्रोल जो है उसकी बचत होगी, फ्यूल की बचत हो रही है, फ्यूल की बचत मतलब देश की बचत। ठीक है, आपका पैसा जो वेस्ट हो रहा है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, उसका सेविंग हो सकेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा का प्रसार करें, शिक्षा का प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आपको ये पता चले कि किस वस्तु की हमें वैल्यू बहुत अधिक, और उसको हमें किस तरह से सेफ्टी से हमें रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना, तो हम विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि प्रशिक्षण दे सकते हैं, अधिक से अधिक उसका प्रसार कर सकते हैं। कृषि का नवीकरण ढंग हम अपना सकते हैं, सागरीय संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास और देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हम इनको ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वापस से, हम पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल या थ्योरी, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।